हेलो किड्स, हाउ आर यू। तो चलो आज हम वो चैप्टर कंप्लीट करते हैं जो पहले हमने अधूरा छोड़ा था। लास्ट क्लास हम पढ़े थे बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। इन शॉर्ट हम क्या पढ़े थे? बायोटिक कंपोनेंट होते हैं Plants, animals and microorganisms, living things, वेरी गुड। और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं non-living things. नॉन लिविंग थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल Water, minerals, soil, air. ओके, वेरी गुड। इट सीम्स दैट बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ओके देन, तो व्हाट आर एबायोटिक कंपोनेंट्स, आज हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। All non-living things, including light, water, soil, climate, temperature, blah 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 blah, all they are abiotic components of ecosystem. Ecosystem biotic और abiotic component दोनों से मिलकर बनता है। तो ये तुम्हारे plants, water, soil वगैरह वगैरह बनाते हैं abiotic component. Now children, can you tell me कि is it possible to imagine our life without light, without water, without suitable temperature, without rain? All of these components is important in one or the other way. It is very important for all of us. चाहिए कि नहीं चाहिए? अब टेम्परेचर मैं बोलूँगी कि 100 डिग्री सेल्सियस में जी कर दिखाओ, जी पाओगे? अब हाँ, ये हो सकता है कि हम लोग वेरियस इक्विपमेंट्स वगैरह वगैरह पहन कर, पर हमेशा नॉर्मल लाइफ तो जीना पॉसिबल नहीं है। हम बोलेंगे कि माइनस में रहकर दिखाओ, माइनस टेम्परेचर में, जैसे कि -1-2। तो तुम जैसे एंटार्क्टिका में लोग रहते हैं, कुछ हद तक का तुम इग्लू के अंदर और अपने आप को पूरा पैक करके जैसे भी कुछ हद तक रह सकोगे, बट स्टिल यू वोंट बी कंफर्टेबल एंड नॉर्मल लाइफ पॉसिबल नहीं है। और एक्सट्रीम में जैसे मैं कहूँगी कि 500 डिग्री सेल्सियस में जी कर दिखाओ या -500 डिग्री सेल्सियस में रह के दिखाओ, हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है। ओके, सो obviously biotic components plays a very vital role in our life. okay, इसी के लिए इकोसिस्टम फॉर्म होते हैं दो कंपोनेंट से, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। देन व्हाट हाउ इज लाइट, लेट अस रीड। जैसा कि हमने अभी तुम्हें छोटे तरीके से एक्सप्लेन किया कि हाउ एवरी कंपोनेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हाउ लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ लाइट इन आवर लाइफ। ओके, लाइट क्या करता है? सन प्रोवाइड्स लाइट एंड हीट विच इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। अब सन के लाइट से प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाता है, प्लांट खाना बनाता है, तो अल्टीमेटली हमें खाना मिलता है, बिकॉज वी आर प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, एंड प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स। ओके, तो कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ दिन में जीते, एक्टिव रहते हैं। जीते इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टर्म, वेल एक्टिव रहते हैं। जैसे कि हम ह्यूमन बींग ज़्यादातर दिन में ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं और रात को हमारा सोने का टाइम है। बट नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग, रादर वी शुड टॉक अबाउट एनिमल्स। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो दिन में एक्टिव रहते हैं, रात को सोते हैं। उन्हें कहा जाता है डायर्नल एनिमल। उन्हें कहा जाता है डायर्नल एनिमल। और कुछ एनिमल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन, जो कि दिन में इनएक्टिव और रात में एक्टिव होते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसका है बैट्स, सबसे चमगादड़ जिसे कहते हैं। And such animals are known as nocturnal animal. My dear children, difference between diurnal animal and nocturnal animal is very important. Please do learn it. Okay. Light is also used by the plant. जैसे कि मैंने कहा, light is used by the plant in the process of photosynthesis to prepare their food. Okay. Now coming towards air, biotic component, that is air. Atmosphere contains air which is mixture of gases such as nitrogen, oxygen, carbon dioxide. हम सब जानते हैं कि हम लोग breathe in करते हैं air which is rich in oxygen and that air also contains nitrogen. जब हम सांस लेते हैं हमारा लंग्स ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर देता है और जो नाइट्रोजन वो वैसे ही रहता है, और वो हम लोग जितना मात्रा में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब किए रहते हैं, मतलब ब्रीद इन किए रहते हैं, उतना ही मात्रा का नाइट्रोजन वापस ब्रीद आउट भी कर देते हैं। ओके, सो एटमॉस्फेयर is broadly rich in nitrogen, oxygen and carbon dioxide. All living things need oxygen to respire. Plants use carbon dioxide to prepare their food. तो दोनों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। प्लांट के लिए रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एनिमल के लिए रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, एंड प्लांट्स के लिए भी ऑल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है ताकि वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खाना बना सके, दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, CO2 इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड नाइट्रोजन, आप पूछोगे नाइट्रोजन का क्या रोल है? नाइट्रोजन इज ऑल्सो वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्लांट। ओके, देन कमिंग टुवर्ड्स वाटर,
इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Every living creature living on earth is one or the other way is very very dependent on water. We need water in order to fulfill our मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और रिक्वायरमेंट्स उसको चाहिए. हम लोग को पानी क्या सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, वो पानी प्यास बुझाने के अलावा और बहुत सारे एक्टिविटीज़ में कंस्टिट्यूट करता है. पानी कम पियोगे तो डाइजेशन नहीं होगा ठीक से, इनडाइजेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा. तो हर तरीके से पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लांट्स को भी पानी चाहिए. प्लांट्स पानी के द्वारा बाकी सब मिनरल्स को भी अपना ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड इट्स बॉडी. ओके, सो वाटर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स सॉइल. What is soil? The uppermost layer of the earth, या फिर तुम्हारे बुक डेफिनेशन के हिसाब से बुकिश डेफिनेशन में हम जाएं, the topmost layer of the earth is called soil. Soil has mineral, water, air, living organisms, humus. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे? हम सब कहाँ? मिट्टी के ऊपर. भले आज हम घर बना दिए हैं पर हम चल कहाँ रहे हैं? इसी मिट्टी के ऊपर. ओके, और सॉइल इज़ रिच इन वाटर. जब हम ज़मीन खोद के नीचे से पानी निकालते हैं, सो रिच इन वाटर. सॉइल न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होता है तभी प्लांट उसमें ग्रो कर पाता है और अपना खाना उसी के ऊपर ग्रो करके अपना खाना बना पाता है प्लांट. ओके, और सॉइल इज़ ऑल्सो रिच इन ह्यूमस. नाउ यू विल आस्क व्हाट इज़ ह्यूमस, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स मिट्टी में डिकम्पोज होते हैं तो उनके मिनरल्स मिट्टी से मिल जाते हैं, और ये जो डिकम्पोज होने के बाद जो मिनरल्स निकलते हैं इसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमस. अंडरस्टूड? जो कंस्टिट्यूएंट्स निकलते हैं डिकम्पोज होने के बाद उस एनिमल बॉडी से या प्लांट बॉडी से, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस, जो कि मिट्टी में घुल कर उनके टेक्सचर को, उनके क्वालिटी को बढ़ा देते हैं. ठीक है, अब हम लोग घर पे ह्यूमस तो नहीं, हम एक किस्म का कंपोस्ट भी उसी तरीके से बनाते हैं. हमारे वेजिटेबल वेस्ट या फूड वेस्ट को हम लोग मिट्टी में लेयर डालने के बाद उसको कुछ वक्त तक पानी में स्प्रिंकल करके, पानी थोड़ा स्प्रिंकल करते हैं और छोड़ देते हैं. वो मिट्टी से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है और वो बन जाता है एक किस्म का कंपोस्ट, जो कि हम लोग सॉइल में ऐड करते हैं सॉइल का न्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ाने के लिए. ओके, सो नाउ यू हैव अंडरस्टूड हाउ सॉइल इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ओके, सॉइल कंस्टिट्यूएंट्स आर यूज्ड by the plants for the growth and development, like I said, because soil is very rich in nutrients. Now coming towards temperature, most organisms on earth can survive in an optimum temperature which is within 0 degree to 50 degree Celsius. सर्दी होती है तो हमारे 0 डिग्री सेल्सियस में भी सर्दी हो जाती है, हम लोग फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं. गर्मी होती है तो इंडिया में तो मोस्टली 42, 44 एंड 45 डिग्री. व्हेन यू गो टू डिफरेंट अदर कंट्रीज लाइक सऊदी एंड ऑल, यू विल फेस टेम्परेचर अराउंड 48 डिग्री और 49 डिग्री एंड 50 डिग्री एज वेल. टेम्परेचर में राइज ओवर 50 डिग्री एट टाइम्स एट एक्सट्रीम कंडीशंस. ओके, टेम्परेचर टॉलरेंस लेवल वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म. हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग टेम्परेचर टॉलरेट कर पाता है. से फॉर एग्जांपल एक पोलर बेयर एक एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में बच सकता है. अगर उस पोलर बेयर को हम लोग किसी साउथ अफ्रीका के गर्म जंगल में छोड़ दें वो मर जाएगा. सिंपल सी बात है. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई गर्म जगह में रहने वाले एनिमल को किसी कोल्ड जगह में ला कर रख देंगे तो वो मर जाएगा वहाँ पर. ओके, बिकॉज इट इज़ अडेप्टेड टू वार्मथ इंस्टेड ऑफ बीइंग अडेप्टेड टू कोल्ड. सिमिलरली हम जैसे नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट एनिमल्स, अगर हम ह्यूमन बींग के बारे में बात करें, एंटार्क्टिका के लोग वहाँ पर अडेप्टेड है कि वो बहुत आसानी से वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे. हम जाएंगे और सोचेंगे कि -80 डिग्री सेल्सियस में हम खुद को सर्वाइव करने की कोशिश करें, हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. वी विल सफ़र फ्रॉम वेरियस बॉडी एलिमेंट्स. आसान नहीं है. अमेरिका के लोग बहुत ही कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादातर उनका बॉडी अडेप्टेड वहाँ रहने का. इंडिया में अचानक आ जाते हैं स्पेशली समर में तो उनके बॉडी में एक्जिमा एंड बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ स्किन में एलिमेंट्स उनके चालू हो जाते हैं. अब जो लोग ठंडे में रहते हैं, ठंड जगह में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा गर्म जगह में जाते हैं तो उनको हाई ब्लड प्रेशर और ये बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं. नोज़ ब्लीडिंग एंड ऑल हो जाते हैं, या स्किन से भी एलर्जी रैशेस वगैरह होने चालू हो जाते हैं. तो इस तरीके से प्रॉब्लम होता है. सो वन और द अदर वे एवरी एनिमल इज अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेम्परेचर. ओके, heat generated by the sun is regulated by water and air present on the earth. Along with this, different organisms have different methods to regulate their body heat. In desert, temperatures are very high. In such conditions, plants or modifications, जैसे हम लोग एक्सट्रीम कंडीशन में रहते हैं तो हम लोग का बॉडी अलग तरीके से अडेप्ट करता है, अलग तरीके से खुद को ढालता है उस टेम्परेचर में. आप प्लांट को ले लो, प्लांट को अगर डेजर्ट में अगर हम लोग कोई जैसे कि प्लांट हम लोग लगाते हैं तो प्लांट अलग तरीके से अडेप्ट करता है. कैसे? अपने पत्ते को पतला कर देता है. उससे क्या होता है? उसके पोर्स कम हो जाएंगे. इफ़ द लीव्स आर थिन एंड स्पाइसी, द पोर्स रिड्यूसेस, rate of transpiration ultimately reduces. So what?
the more amount of heat is retained by the plant remains cool inside. Understood? One reason. Second, it has thick cuticles, उसके cuticles मोटे हो जाते हैं जिसकी वजह से पानी ज़्यादा evaporate नहीं कर पाएंगे, उससे ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा ज़्यादा उससे. तो ऐसे सब प्लांट्स के अडेप्टेशन होते हैं. एनिमल के अडेप्टेशन से फॉर एग्जांपल पोलर बेयर, उनके बॉडी में थिक ब्लैबर होते हैं. ब्लैबर मतलब थिक फ्लैश, उनके स्किन के नीचे ठीक मोटे मोटे फ्लैश होते हैं. वो फ्लैश क्या करता है? इट रिटेन्स हीट, बॉडी की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, जिसकी वजह से वो सख्त से सख्त सर्द में वो जी पाते हैं. ओके. और क्या होता है? एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन बिकम इनएक्टिव. और ये भी एक अडेप्टेशन है कि एनिमल जो कोल्ड रीजन में रहते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं. ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, काम करेंगे, बॉडी एनर्जी, हीट लॉस होगा, तो वो इनएक्टिव होके एक लंबे नींद में सो जाते हैं ताकि उनके बॉडी का एनर्जी बचा रहे. इसको बोलते हैं हाइबरनेशन. जितना भी लंबा नींद सोएंगे, साल भर सोए रहेंगे? नहीं, साल भर नहीं. जैसे कि जितने वक्त तक का विंटर रहेगा उस वक्त तक का वो अच्छे से खा पी कर सो जाते हैं. फिर जैसे समर आता है वो जागते हैं, फिर से हंटिंग के लिए निकलते हैं. समर में हंट करते हैं, खुद को फिट करते हैं. सोए रहते हैं? 1 महीना क्या, 6 महीना भी कितना सो जाती है. महीना? यस, उनका बॉडी उस तरीके से अडेप्टेड होता है और वो उसमें रेस्ट लेते रहते हैं. ओके. इट्स अ वे ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द हार्श क्लाइमेट. ओके. ओके. Now that we have learned about various components of abiotic component, अब हम लोग चलो पढ़ते हैं interaction between biotic and abiotic component. बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ साझेदारी में रहते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि हम लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि विदाउट एबायोटिक कंपोनेंट सर्वाइव कर सके. इमेजिन लाइफ विदाउट वाटर. कैन यू सर्वाइव? Obviously no. It becomes next to impossible for us. So every component of abiotic is very important and vital for abiotic ones, and every biotic components are very important and vital for abiotic ones. ये कैसे समझेंगे? जैसे प्लांट और एनिमल एटमॉस्फेयर के तुम्हारे एटमॉस्फेयर के डिफरेंट गैसेस को रेगुलेट करते रहते हैं, उनकी मात्रा को बैलेंस करते रहते हैं. एनिमल ऑक्सीजन ब्रीद इन करता है, इन रिटर्न वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है. प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा अपना खाना बनाकर एटमॉस्फेयर को वापस ऑक्सीजन देता है. और वो क्या, गैसेस रेगुलेशन होता रहता है टाइम टू टाइम. And ultimately we also learn that plants and animals are also interdependent on each other. Yes or no? Then decomposers break down dead organisms and release their constituents into the atmosphere. और जो decomposers हैं और वो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स को गला देते हैं. जैसे कि हमने बताया वो डिकम्पोज कर देते हैं. और ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स है फॉर अस, हम लोग इतने सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह खाए पिए हैं, हम मर जाएंगे. जब हमें डिकम्पोज किया जाएगा तो हमारी बॉडी से क्या न्यूट्रिएंट्स रिलीज़ होकर वो सॉइल में और एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाते हैं. ठीक है. नाउ लेट अस स्टडी अबाउट फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज माय डियर चिल्ड्रन कॉन्सेंट्रेट एंड रीड गो थ्रू इट थॉरली वंस आई एक्सप्लेन इट. ओके. सन इज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. तो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा है? सन. उसके बाद प्रोड्यूसर यूज दिस एनर्जी टू प्रिपेयर देयर फूड. प्लांट्स सन का एनर्जी लेते हैं. वेरी रैकेट. सो माय डियर चिल्ड्रन, सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं. सबसे पहले प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी ड्राइव करते हैं किससे? सन से. ठीक है. तो इसे हम एक इक्वेशन के तौर पे लेते हैं. प्लांट सन का सिर्फ 1% एनर्जी अब्जॉर्ब करता है. कितना? 1%. फिर प्लांट अपना फूड प्रोड्यूस करता है, ग्रो करता है. प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स. फिर इस प्रोड्यूसर को खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जैसे कि रैबिट, काउ, बेयर्स, ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, दोज हु आर वेजिटेरियंस, हर्बिवोर्स. ओके, ये खाते हैं. तो सो फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग प्लांट को खाते हैं तो हम क्या पूरे 100% उसके पार्ट को खाते हैं? नहीं. कुछ पार्ट्स हम लोग नहीं खाते हैं, कुछ पार्ट्स हम लोग डाइजेस्ट नहीं, उसको छील के निकाल देते हैं इस तरीके से. तो एनिमल ऑल्सो एक प्लांट का 100% नहीं खाते हैं, कुछ ही पार्ट खाते हैं. एंड दिस वे दे डिराइव टोटल प्लांट के एनर्जी से उससे 10% एनर्जी वो प्लांट से लेते हैं. कितना? 10%. तो ये एनिमल को प्लांट से कितना एनर्जी मिला? 10%. अब इन एनिमल को जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स जब खाते हैं तो ये क्या इनके पूरे पार्ट्स को खाते हैं? नहीं खाते हैं. सम पार्ट इज वेस्टेड, सम पार्ट्स आर अनडाइजेस्टेड एंड एक्सक्रीटेड फ्रॉम देयर बॉडी. इन दिस वे दे टेक ओनली 10% ऑफ द एनर्जी द प्राइमरी कंज्यूमर्स हैव. अंडरस्टूड? इनका 10%. अंडरस्टूड? तो सपोज दिस इज 100, हियर इट कम्स 90 एंड देन 9. ओके.
नाउ सेकेंडरी कंज्यूमर को जब टर्शरी कंज्यूमर खाते हैं, सिमिलरली इनके कुछ बोन्स जो कि नहीं खाएंगे, इनके कुछ फ्लैश और पार्ट्स ऐसे जो कि स्किन वगैरह वो नहीं खाएंगे। तो इस तरीके से 100% इनके बॉडी को वो कंज्यूम नहीं करते हैं, कुछ पार्ट वेस्ट हो जाता है। एंड सिमिलरली दिस टर्शरी कंज्यूमर्स गेट्स ओनली 10% ऑफ वॉट एवर एनर्जी द सेकेंडरी कंज्यूमर हैड विद दिमसेल्फ। ओके, सो ये एनर्जी पिरामिड इसे बोलते हैं। हम लोग को दिखता है कि सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा हमारा जो एनर्जी है किसके पास है? प्रोड्यूसर के पास। उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर के पास, उससे भी कम है सेकेंडरी कंज्यूमर के पास, और उससे भी कम है टर्शरी कंज्यूमर के पास। सो इन दिस फ्लो ऑफ एनर्जी वी सी दैट इन दिस पिरामिड द फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज एनर्जी लूजेस और एनर्जी गेट्स डिक्रीज्ड व्हेन इट गोज टू अदर कंज्यूमर्स। ओके, तो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर के पास है जो कि सूरज का 1%, उससे कम है प्राइमरी कंज्यूमर के पास जो कि प्रोड्यूसर का 10%, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर के पास उससे भी कम है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर का 10%, एंड लास्टली टर्शरी कंज्यूमर जिसके पास है सेकेंडरी कंज्यूमर का 10%. So this way we understand the flow of energy from the producer to consumer involves energy loss at every stage. हम लोग को दिख रहा है एनर्जी लॉस हो रहा है. Children don't get confused, consider this as 100% and इसका 100% से 10% मतलब 10, फिर इसका 9 मतलब 10, उसके बाद उसका 10% से हम लोग लेंगे तो 1, उसके बाद वहाँ से उसका 10% लेंगे तो 0.01. I hope you have understood. The flow of energy and the count in the ecosystem can be represented through an energy pyramid, जो कि मैं अभी तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दी हूँ. I hope you have understood. Coming towards food chain, एक जानवर का खाना दूसरे मतलब अगर इसे हम एक्सप्लेन करें एक बहुत ही सिंपल तरीके से, एक पेड़ ले लो, किसी और जानवर का खाना है और वो जानवर किसी और जानवर का खाना है. See for example, talking about plants, we eat plants. For us, plant is our food, and tigers and lions eat us, for example. So for them, we are their food. This is called food chain. एक चीज़ दूसरे चीज़ का फूड होना और फिर वो चीज़ दूसरे चीज़ का फूड होना, इसे हम लोग कहते हैं फूड चेन. Herbivores it's plant, carnivores it's herbivore. Thus one living thing becomes food for another. जैसे कि मैंने बताया, one living things becomes food for another. The series of living things depending on each other as a source of food form, it is called food chain. यहाँ पे हम लोग को पता चलता है, इट शोज हाउ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर लिंक्ड. कैसे हम लोग प्लांट से प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कैसे लिंक्ड है, फूड चेन के द्वारा हम लोग को समझ में आता है. एवरी फूड चेन स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स फीड ऑन प्रोड्यूसर. सारा फूड चेन का शुरुआत किससे होता है? प्रोड्यूसर से. ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहला सोर्स ऑफ फूड हम सबके लिए क्या है? प्लांट को छोटे जानवर खाते हैं, फिर उस छोटे जानवर को बड़े जानवर खाते हैं, फिर उस बड़े जानवर को डिकम्पोजर्स सपोज खाते हैं. तो इस तरीके से ये फूड चेन बनता है. ओके, नाउ कमिंग टुवर्ड्स फूड वेव. यू हैव अंडरस्टूड अबाउट फूड चेन. प्लीज गो थ्रू दिस लास्ट पैराग्राफ एंड दी first paragraph of page 47. Go through it, you will understand. These are the examples regarding food chain. Now coming towards food wave. Primary consumers feed on, अब for example पेड़ को ले लो, एक पेड़ को ले लो, हम लोग वीट को ले लेते हैं. उस वीट को हम भी खाते हैं, उस वीट को छोटे छोटे चिड़िया भी खाते हैं, उस वीट को छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी खाते हैं. उस कीड़ा को चिड़िया भी खाती है कि नहीं खाती है? और उस चिड़िया को ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिसको हम भी खाते हैं. अंडरस्टूड? तो देर इज अ इंटरलिंक बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड चेन और नॉट, एंड दिस इज कॉल्ड फूड वेव. सो व्हाट इज फूड वेव? Forming interlinks in this simple food chain. The interlink food chain is called food wave. Say for example, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, एक पेड़ को बकरी भी खाती है, पेड़ को रैबिट भी खाते हैं, पेड़ को चूहे भी खाते हैं. चूहे इसके छोटे छोटे पार्ट्स या जैसे कि कोई अगर ग्रेन पार्ट हो तो ये सब खाते हैं. फिर उस बकरी को फॉक्स या जैकल वगैरह खाते हैं और इन्हें लायन खाता है. या फिर इसी रैबिट को छोटी बिल्लियाँ वगैरह खा जाती हैं. फिर इसी रैट को बिल्ली खाती है या बिल्ली को कोई और खा लिया. से फॉर एग्जाम्पल इस रैट को एक आउल ने खा लिया और एक सांप ने आउल या फिर एक छोटे चिड़िया को वो भी अटैक कर सकता है. अल्टीमेटली दिस फूड चेन इज इंटरलिंक्ड बिटवीन देमसेल्फ एंड दिस इज कॉल्ड फूड वेव. जाल जिसे कहते हैं, वेब मतलब जाल. ठीक है, 2 or more interlinked food chain is called food wave. In short, interlinked food chain is called food wave. Food wave maintains the balance in the nature by connecting many producers to consumers. इससे क्या फ़ायदा होता है? एक जानवर एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं होता है.
ये फूड वेव का फ़ायदा क्या होता है कि एक इंटरलिंक मेंटेन करता है, कनेक्शन मेंटेन करता है, बैलेंस मेंटेन करता है। अगर सिर्फ सारे जानवर सिर्फ पेड़ खाते तो आज पेड़ नहीं रहता, ख़त्म हो जाता। इस फूड वेव की वजह से डिफरेंट जानवर डिफरेंट जानवरों पर डिपेंड करते हैं, या डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं फूड से। इससे क्या होता है, एक बैलेंस बरकरार रहता है। अगर दुनिया में ऐसा होता कि सारे लोग सिर्फ चूहे खाते हैं तो अब चूहे का पॉपुलेशन ख़त्म हो चुका होता, और चूहे आए थे तो बहुत कीमती होते हैं, उनके पॉपुलेशन ख़त्म हो जाते हैं। पर ऐसा तो नहीं है, कुछ जानवर चूहे खाते हैं, कुछ चूहे खाने वाले जानवरों को कुछ और जानवर खाते हैं। सो दिस वे it is creating a balance, okay, between the producer and the consumers are connected to two or more types of food source to survive in condition where there is scarcity of one food source. अगर हम लोग को आज हम लोग को वीट नहीं मिला, हम लोग राइस ले लेते हैं, राइस नहीं मिला हम लोग सिर्फ वेजिटेबल्स ले लेते हैं। तो इसी तरीके से जानवर भी, ये जानवर नहीं मिला तो कुछ और खा लेंगे, कुछ और नहीं तो कोई और वेराइटी खा लेंगे। सो दिस वे इट इज़ क्रिएटिंग अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ animals present surviving on earth. Okay, next class my dear children, we will be continuing from interdependence between organisms, interdependence of plant and animals, and this is very important. So please go through the chapter up to whatever I have taught today, and if you have any doubt please to ask me. Thank you. Bye bye.